हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 या कह दीजिए सवाल नंबर 3। इस सवाल को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं या कह दीजिए इसको हल करने की हमारे पास में दो प्रकार की विधियां हैं। आपको जो भी विधि अच्छी लगे, जो भी विधि सरल लगे, उससे आप इसको सरल कर सकते हैं। अब ये दो प्रकार की विधि हमको कहां से प्राप्त हुई? तो यदि आपने इस चैप्टर को 6 को त्रिभुज को अच्छे से पढ़ा है, इसके पार्ट को, तो आपको पता है इस पूरे चैप्टर को हल करने के लिए हमारे पास में दो प्रकार की विधियां आती है। और कहां से आती है? एक तो आती है हमारे पास में समरूप नियम से। समरूप नियम में क्या होता है? दो आकृतियां हमारे पास में समान होनी चाहिए और इन्हीं आकृतियों से हम सवालों को सोल्व करते हैं। और दूसरी विधि हमारे पास में कौन सी है? थेल्स प्रमेय। सवाल को देख करके आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन सी विधि से सवाल बहुत अच्छे से हल हो सकता है, तो आपको उसी विधि से सवाल को हल करना है। मैं प्रयास करूंगा यहां पर कि इन दोनों विधियों को आपको बता पाऊं कि सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम समरूप नियम से। तो इससे कैसे हल करेंगे वो देखिए। इसको हल करने से पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते। क्या लिखा हुआ है? आकृति 6.18 में यह हो गई आपकी आकृति 6.18 और लिखा न का मतलब इसके अंदर यदि एल एम समानांतर सी बी, आपको दे रखा है कि एल एम ये वाली रेखा और सी बी ये दोनों रेखाएं आपकी समानांतर हैं और एल एन समानांतर सी डी, ये वाली रेखा एल एन और ये सी डी ये दोनों समानांतर है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध का मतलब आपको प्रूव करना है ए एम बट्टा ए बी। कहने का मतलब ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी, ये बात आपको प्रूव करनी है। अब उसको हम सबसे पहले समरूप नियम से इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम परीक्षा की दृष्टि से इस सवाल को कैसे हल करते हैं और कैसे लिखते हैं वो देखिए। जो सवाल में दे रखा है उसको पहले उतार दीजिए। आपके पास में क्या दे रखा है? तो यहां लिखेंगे एल एम समानांतर सी बी और क्या दे रखा है? एल एन समानांतर सी डी। ये दोनों बातें आपको क्या कर रखी हैं? ये दोनों बातें आपको दे रखी है, तो आप लिखेंगे दिया है। ये दोनों बातें आपको दे रखी है तो आप लिखेंगे दिया है। ये दोनों बातें आपको दे रखी है और क्या करना है वो लिख देंगे। प्रूफ क्या करना है देखिए, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। इसको आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये बात आपको लिख देनी है पहले शुरुआत में। आपने इस बात को लिखने के बाद आप इस सवाल को फिर हल करना शुरू करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास में जो भी आकृति आती है इस प्रकार की, तो मैंने बार बार यह कहा कि इस आकृति को आपको टुकड़ों के रूप में देखना है। और टुकड़े कैसे होते हैं? ये टुकड़े होते हैं आपके पास में कुछ इस प्रकार से। एक त्रिभुज होता है और बीच में एक लाइन होती है। मैंने यहां त्रिभुज स्ट्रेट सीधा बना दिया, पर यहां देखिए इस आकृति में ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना हुआ, ए बी सी त्रिभुज। देखिए ये हो गया आपके पास में ए बी और सी। शुरुआत में आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको सवाल को हल करने में बड़ी आसानी होगी। समझ आने के बाद आप बड़े इसी को देखा करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। पर शुरुआत में आप इस प्रकार से लिख दीजिए जिससे आपको सवाल को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। अब देखिए ए बी सी आपके पास में त्रिभुज में आपको देख लिया, तो यहां से आपने इस पूरी आकृति में से इतना टुकड़ा उठाया। इस टुकड़े में आप देखेंगे कि एम एल बीच में रेखा दे रखी है। एम कौन से बिंदु पर है या कौन सी रेखा पर है वो आपको देखना है। तो यहां ए बी पर एम है तो आपको ए बी पर यहां एम रख देना है और यहां ए सी पर एल दे रखा है तो ए सी पर एल रखना है। यह गलती बस नहीं करनी है आपको कि यहां दे रखा है एम तो आपने यहां लिख दिया, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। इतने से टुकड़े को आपने यहां से उतार लिया, फिर आप सवाल को बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए ये आपको बनाना नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कि आप सवाल को बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं यदि आपके पास में इस प्रकार की आकृति आप पहले बना देते हैं। तो अब देखिए हल कैसे करते हैं इसका। अब जब तक ये हल करना तब तक इसी पर हम फोकस करेंगे, इसी टुकड़े पर। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा था, आपको लिखना क्या है, ये जो आपको एल एम समानांतर सी भी दे रखा है या एल एम समानांतर
सी बी जो आपको दे रखा है वो कौन से त्रिभुज में वो लिखना है। तो यहां देखिए लिखेंगे हल में त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, तो आप यहां से या यहां से भी लिख सकते हो एल एम समानांतर सी बी। आपको जैसा दिया है यहां से उतार लीजिए, ये एल एम समानांतर सी बी, ये क्या है दिया है आपको, ये दे रखा है। अतः आप लिख सकते हैं अतः, अब देखिए यहां से आपको दो आकृतियों को देखना आना चाहिए। यहां से देखेंगे तो ये वाली जो रेखा है एम एल, वो आपको इसको दो भागों में बांट रही है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं यहां समझ में नहीं आए तो, ये ए बी और सी में आप देखेंगे एम एल जो ये रेखा बीच वाली, वो इस वाले त्रिभुज को दो आकृतियों में बांट रहा है। या देख लीजिए दो आकृतियां कैसे बन रही है। एक तो बन रही है आपके पास में पहली आकृति ए एम एल, ये त्रिभुज बन रहा है ए एम एल, इसको लिख देते ये ए एम एल, ये वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए एम एल व दूसरा कौन सा है, एक बड़ा त्रिभुज देखिए, क्योंकि समरूप दोनों सेम आकृतियों से हम सिद्ध करेंगे तभी ये सवाल सॉल्व होगा। दोनों आकृतियां समान रहेगी। कहने का मतलब यदि ये त्रिभुज है तो दूसरी आकृति में भी हमको त्रिभुज ही देखना। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है ए बी सी, वह त्रिभुज ए बी सी से। अब तक समझ में आ गया। एक बड़ा त्रिभुज बन गया ए बी सी और एक छोटा त्रिभुज बन गया आपके पास में ए एम एल। इसी आकृति को देख करके हमने ये दोनों बातें लिख दी। ये बात आपको पता हो जानी चाहिए। ये हम दोनों लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर हमको ये समानांतर दे रखी है, ये वाली लाइन, इसकी वजह से यहां पर दो प्रकार की आकृतियां उत्पन्न हो रही है, एक छोटा त्रिभुज ए एम एल और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी। तो अब हमारे पास में दो त्रिभुज है। अब ए एम एल व त्रिभुज ए बी सी से, अब इन दोनों त्रिभुजों से आप क्या लिख सकते हैं वो देखिए कि हमको क्या कर रखा है। यहां अभी भी समझ में आए, थोड़ा और बना देता हूं या और साथ में इसको हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बी सी, उसको कैसे किया, ये बन गया आपके पास में एम एल, तो ये हो गया त्रिभुज आपके पास में ए एम एल और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन गया आपके पास में ए बी सी। ये बड़े वाला त्रिभुज एक, तो एक छोटे वाला ये वाला। अब कहने का मतलब ये वाली लाइन आपकी क्या है, समानांतर दे रखी है। आपको ये दे रखा है कि समानांतर है एम एल और बी सी। तो हमको पता है कि यदि दो रेखाएं समानांतर है और ए बी को देखिए, ये आपके पास में तिर्यक रेखा है इस प्रकार से। तो ये वाला बिंदु जो आपके पास में है एम, वहां ये वाला कोण और यहां देखिए ये वाला बी वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण। यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, बराबर। ये दोनों संगत कोण है। दो समानांतर रेखाओं पर एक तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार से आती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर हो जाएगा। तो एम और बी आपके कोण बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहां पर भी देखिए ये वाली भी लाइन यहां से एसी जो है वो भी एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो यहां वाला बिंदु एल हो गया और यहां वाला बिंदु सी हो गया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपका बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, संगत कोण है। और फिर देखिए ये वाला ए कोण है वो दोनों में है, छोटे वाले त्रिभुज में भी ए वाला आ रहा है, ए एम एल में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास में उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार से हमारे तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। इतना सारा बताने के पीछे कि कोई साधारण बच्चा भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। अब हम बहुत आसान तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए इतना सा काम करने के बाद आपको क्या करना है, बस यहां से देखते रहना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, और ये वाला दोनों में आ रहा है। तो अब कैसे लिखेंगे, अतः ए एम एल व ए बी सी से क्या लिख सकते हैं, एक त्रिभुज को पहले उतार लीजिए किसी भी को। जब भी आप समरूप कर रहे हैं तो एक त्रिभुज के कोणों को पहले उतार लीजिए, ए एम और एल। अब यहां से देखना, ये छोटे वाला त्रिभुज मैंने यहां उतार लिया, तो बस ए के बराबर कौन है, ए। क्यों लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण है क्योंकि ए इसमें भी और इसमें भी। अब एम के बराबर कौन सा, यहां से एम देखिए ये वाला एम, तो इसके बराबर कौन है, बी। तो हम लिखेंगे बी। आपको इस प्रकार से उतारना। कभी कभी आपने इस प्रकार के नाम लिखे हैं तो वही समरूप नहीं होते। समरूप के वक्त में कभी कभी नाम बदल जाते हैं कि जो कोण यहां बराबर होंगे वही उस समरूप के अंदर आएंगे त्रिभुज।
तो हमको पता होना चाहिए थी यहां एम और बी बराबर थे, एम के बराबर कौन हो गया बी, और यहां देखिए एल के बराबर कौन हो गया, तो यहां लिखेंगे सी। ये दोनों कोण क्यों हैं, तो ये दोनों ही कोण आपके क्या है, यहां लिखेंगे संगत कोण, जिसकी वजह से ये दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण संगत कोण आ रहे हैं समानांतर रेखा के कारण, तो हम लिखेंगे संगत कोण। ये हो गया आपके पास में इस प्रकार से। तो ये तीनों अब आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि ये तीनों ही कोण आपके बराबर हो गए। तीनों कोण जैसे ही बराबर हुए इन दोनों त्रिभुजों के, फिर आप क्या लिख सकते हैं, ए नियम से, हिंदी में कहे तो कोण 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 नियम से कौन सा त्रिभुज बना, ये वाला ही नाम लिखना जो कोण आपको मिले, नामकरण आपको यही से करना है। ये जैसा दे रखा त्रिभुज AML समरूप त्रिभुज, यहां वाले कोण ABC। बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप यहां पर इस प्रकार के त्रिभुजों का नामकरण यहां लिखेंगे, पर कभी कभी समरूप में नाम बदल जाता है, इस कोण जैसे जिस जिसके कोण संगत कोण बराबर होंगे वही यहां पर इस प्रकार का होगा। ये हो गया ए नियम से। अब आपको ध्यान देना है ये इतना सारा काम क्यों किया, यहां पर हमको दिखाना है AM बटा AB, यानी कि AB और AM। तो यहां त्रिभुज देखिए छोटा AM है और बड़ा वाला त्रिभुज AB है, तो यहां से हम लिखेंगे AM और AB, ये दोनों यदि समरूप हैं, आपने इससे ये कर दिया कि ए नियम से AML समरूप ABC। अतः अब आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपके क्या हो जाएगी, समानुपाती, समानुपाती हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, अतः AM ये वाली भुजा AB के बराबर आपने लिख दिया AB। आपको जितनी जरूरत है यहां पर उतनी ही भुजा को आपको लिखना है। यहां पर तो 3 प्रकार की भुजाएं आपके समानुपात में आएंगी, तो आप थोड़ा उलझ जाएंगे, तो आप यहां पर देखिए बस इसको लिखना है आपको अनुपात में, तो यहां लिखेंगे AM बटा AB और यहां से लिखेंगे AL, यहां देखिए AL, ML वाला हम नहीं लेंगे, ये वाला हमको जरूरत नहीं, ये वाली लाइन समानांतर दे रखी है उसकी जरूरत नहीं, हमें ये वाली दोनों लाइनों की जरूरत है, तो हम ये वाली दोनों ही उतारेंगे, ये वाली भुजा उतारेंगे। तो ये आ गया AL बटा लिख सकते हैं AC। ये दोनों त्रिभुज, ये छोटे वाला त्रिभुज का हमने लिया और एक बड़े वाले त्रिभुज का AC, ये दो भुजाएं हमने ले ली। ये दोनों भुजाएं आपके बराबर या क्यों है, इस प्रकार से हमने क्यों लिखा, तो हम लिखेंगे यहां आपको कारण देना होगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। शॉर्ट में लिख लीजिए क्या लिखा, क्यों लिखा कि यहां लिखा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए हमने इस तरह से इसको हल कर दिया। यह हो गया हमारे पास में पहला हल, यह हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1, ये यहां से बन गया। अब इसी प्रकार से आपको ये दूसरे वाला जो त्रिभुज दिखना चाहिए इसमें, और इस त्रिभुज से हम इसको हल करेंगे। अब देखिए, अब दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यहां से देखेंगे तो ACD। आप यहां शुरुआत में बना लीजिए, बाद में बनाने की जरूरत नहीं है, यहां बना देते हैं, और ना ही परीक्षा में बनाने की जरूरत है, आपको सीधा यही से देख लेना AC और D। अब आपको बस देखना यह कि AC पर कौन सा बिंदु है, L, तो आपको AC पर L बिंदु को ही रखना, यही बात याद रखना। और AD पर कौन सा बिंदु है, N, तो आपको यहां N बिंदु रखना। यदि ये गलत लग दिया, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। ये काम कर दिया हमने, त्रिभुज को उतार दिया। फिर क्या करेंगे, अब लिखेंगे कौन से त्रिभुज में, LN समानांतर CD। यहां देखिए ये LN और CD समानांतर है, इसको मैंने यहां उतार दिया है। तो आप यहां क्या लिखोगे, त्रिभुज कौन सा हो गया, ACD कह दीजिए इसको। ACD में क्या दे रखा आपको, LN समानांतर क्या दे रखा, CD। ये दिया आपको, ये जैसे दिया वैसे आपको लिखना है। तो यहां पर LN समानांतर आपने लिख दिया, CD ये क्या है, दिया है। यदि ये दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो, अतः यहां पर भी दो त्रिभुज हो गए ANL, तो लिखिए त्रिभुज ANL व त्रिभुज ACD। यहां देखिए यहां पर भी दो आकृतियां, ये वाला छोटा त्रिभुज ANL बन गया, यहां ACD ये बड़े वाला त्रिभुज बन गया।
इन दोनों त्रिभुजों से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डी से क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए कोण, अब देखिए यहां पर पुनः आपको लिखना है, यहां से देख लीजिए तो क्या करेंगे, ये वाला जो कोण है आपका डी है वो एन के बराबर होगा और सी है वो एल के बराबर होगा। बस आपको यहां ध्यान देना है, ए एन एल व त्रिभुज ए सी डी से, तो यहां सीधा देखने में आपको सरलता रहती है, तो यहां इसी से देख लीजिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण। आप पहले क्या करोगे, एक त्रिभुज का नाम उतार लीजिए, चाहे तो ये वाला उतार लीजिए, चाहे तो ये उतार लीजिए। तो हम ये उतार लेते हैं कोण, इनके कौन कौन से हैं, कोण ए, कोण एन और कोण एल। अब ए किसके बराबर, क्योंकि दोनों में आ रहा है, ए वाला ए एन एल में भी आ रहा है और ए सी डी में भी आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए, क्यों है, उभयनिष्ठ। कोण एन के बराबर, कोण एन के बराबर कौन सा होगा, कोण डी, तो यहां लिखेंगे कोण डी। और यहां देखिए, यहां देख लेना एडी पर ही है क्या, एडी पर भी है एन, तो हमने एडी पर एन लिख दिया। और एल के बराबर कौन सा है आपके पास में, कोण एल के बराबर है कोण सी, बड़े वाला त्रिभुज का, तो अब लिखना आपको सी, ये लिख दिया। ये दोनों कोण क्यों हैं, तो यहां देखिए ये दोनों कोण संगत कोण है, वो इसके समानांतर रेखाओं पर बने होने के कारण इसको लिखेंगे संगत कोण। यहां जैसे किया वही कर रहे हैं, यहां दूसरा कोई काम नहीं है, संगत कोण, समानांतर रेखा पर ये जो संगत कोण बने जिसकी वजह से ये बराबर है, आपने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ए नियम से। अब देखिए यहां पर मैंने जो त्रिभुज का नाम रखा है ए सी डी, पर अब यहां देखोगे तो यहां नाम सही यहां से आएगा, आप यहां लिखोगे त्रिभुज ए एन एल समरूप त्रिभुज ए सी डी नहीं लिखेंगे, अब यहां से पता लगेगा कि कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी आ गया नाम, क्योंकि जो जो कोण बराबर होंगे उसी के हिसाब से इसका नाम आएगा, भले आपने यहां कुछ भी लिखा हुआ, समरूप लिखते वक्त आपको यहां ध्यान रखना है, त्रिभुज एडीसी, ये आ गया, समरूप हो गया। अब तो आप क्या कह सकते हैं, समरूप है तो इनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अब आपको कौन कौन सी भुजाओं की जरूरत है, यहां से देखिए, यहां वाला छोटा त्रिभुज ए एन और ए डी, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़े वाला त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएंगी आपके, ए एन और ए डी, ये समानुपाती हो जाएंगे, लिख सकते हैं ए एन बटा ए डी बराबर, यहां देखिए ए एल बटा ए सी लिख सकते हैं, क्या देखिए ए एल बटा ए सी। चाहे तो हम तीनों भुजा को लिख सकते हैं, पर यहां हमको तीन भुजा लिखने की आवश्यकता नहीं, हमको दो ही चाहिए तो दो लिख सकते हैं। यहां पर यह बात है कि हम तीनों भुजाओं को समानुपाती संगत भुजाओं को लिख सकते हैं, पर हमें अभी इतनी आवश्यकता, तो यहां इतना ही लिख रहे। और तो आपका ये बन गया आपका पास में, क्यों लिखा, कारण लिखना है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, ये हो गया इसका कारण, जिसके कारण से हमने लिखा। अब देखिए, अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहां देखिए हमको कौन सा प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है। तो अब समीकरण ये हो गया आपके पास में, समीकरण नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, समीकरण एक व दो से क्या हो गया, देखिए यहां ए एल और ए सी यहां पर भी है, ए एल ए सी यहां पर भी है, ये दोनों कॉमन आ रहा है आपके यहां पर, और ये दोनों देखिए, ये दोनों आपके जो अनुपात आ रहे हैं, संगत भुजा आ रही है, वो दोनों अलग अलग आ रही है। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण एक और दो से ए एम क्या आ जाएगा, देखिए यहां से क्या जाएगा, ए एम बट्टा ए बी बराबर, यहां देखिए ये दोनों तो आपके कॉमन आ गए, जिसकी वजह से यहां हो जाएगा ए एन बटा ए डी। कभी कभी आपको समझ में नहीं आया कि ये दोनों कैसे बराबर हो गए, तो ये देखिए ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति आपका श्याम है और यहां पर इसकी कोई राशि लिखी हुई है, मान लीजिए कि कोई राशि इसके पास में यहां लिखी हुई है 50/25, यानी कि श्याम है वो इस वाले के बराबर है लिखा हुआ है, तो यानी कि 50/25 है, तो ये मान लीजिए राम है, तो ये इसके बराबर है। राशि के हिसाब से देखें तो 50/25 इसके पास भी होगी, क्योंकि ये बराबर है, तो ये हो गया 50/25। और यही शाम यहां पर भी है, ये 50/25 यहां है, तो ये शाम तो यहां हो गया एल बटा सी, और ये मान लीजिए आपके पास में मोहन है, तो मोहन के पास में कितना होगा 50/25, इसके पास भी होगा, यानी कि
श्याम यहां पर भी है तो इसकी जितनी राशि है उतनी मोहन के पास है, और श्याम यहां पर भी है तो जितनी राशि उतनी मोहन के पास में भी है। तो फिर हमें क्या पता चला कि यहां पर ये मोहन, श्याम और या राम, ये तीनों इक्वल है, यानी कि श्याम है वो राम के भी बराबर है और श्याम है वो मोहन के भी बराबर है। तो फिर ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, इसीलिए हमने यहां पर ये दोनों यहां पर लिखा है। ये आपको समझाने के लिए, शायद कोई बच्चा ना समझ पाए तो इसीलिए यहां पर लिखा है, ये आपको करने की जरूरत नहीं। जैसे ये कॉमन आया, इसकी वजह से ये वाला इसमें भी था एल बटा एसी और एल बटा एसी इसमें भी था, जिसके कारण से ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि जितनी राशि यहां पर है इतनी ही राशि यहां पर इसके बराबर है। इसकी वजह से हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया। तो यहां पर लिखेंगे आप इति सिद्धम। यह हो गया आपका पहला तरीका सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका देखिए, ये तो हमने समरूप से किया। अब कैसे करते हैं हम इसको, अब करेंगे दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका कौन सा? थेल्स प्रमेय के हिसाब से। अब देखिए इसके हिसाब से कैसे करते हैं। अब थेल्स में यदि आप देखेंगे, थेल्स प्रमेय में क्या दे रखा होता है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। थेल्स में भी यही त्रिभुज आपको ये दे रखा है, आपको लिखना ही है, ये तो सवाल में आपके आएगा ही आएगा। हल करते वक्त आपको क्या ध्यान देना वो दीजिए। हल में फिर कहा कि यही वाली हम स्थिति को उठाएंगे, ये वाला त्रिभुज आपका वापस उठेगा। यहां से अभी ये वाला उठा देते हैं, ए बी सी त्रिभुज आ गया आपके पास में। मैंने यहां पर ये वाला त्रिभुज जो इस प्रकार से बना हुआ इसको सीधा बना रहा हूं, यहां ए बी सी। और देखिए इसमें भी ये रेखा वापस ए बी पर कौन सा है? एम, तो यहां हो गया एम, और ए सी पर कौन सा है? एल, तो यहां हो गया एल। अब थेल्स में क्या होता है, यहां पर आकृति यहां एम एल है, वो भी दो आकृतियों में बांट रही है। एक तो आपका जो त्रिभुज है, इस बात को याद रखिए, ए एम एल, ये तो त्रिभुज है ही आपके पास में। साथ में अब दूसरी आकृति यहां, वहां दो त्रिभुज बनाए थे हमने, ए बी सी और ए एम एल। और जैसे थेल्स प्रमेय में देखेंगे, ये रेखा पर हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो एक त्रिभुज ए एम एल और किससे कंपेयर कर रहे हैं? यहां देखिए ये दोनों रेखा एम, यहां देखिए यहां दे रखा है एल एम और सी बी आपकी समानांतर दे रखी है। तो ये वाली दो रेखाएं आपकी क्या होगी? समानांतर, ये वाली। और यहां पर ये दोनों रेखाएं आपको दे रखी है। इस प्रकार से यदि देखेंगे तो यहां पर ये जो आकृति बनेगी या ये जो टुकड़े होंगे वो कैसे हो रहे? यहां पर एक बन रहा आपके पास में समलंब चतुर्भुज और एक बन रहा है आपके पास में त्रिभुज, ये होगी दूसरी आकृति। अब इन दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। वहां पर हमने दो त्रिभुजों में कंपेयर किया था और थेल्स में हम यहां पर इस प्रकार से कंपेयर कर रहे हैं। और यहां पर भी आप इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? यदि ये समानांतर दे रखी है तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? 6.1 से। याद रखिए इसको लिखने का तरीका। यदि मैंने त्रिभुज वाला ऊपर वाला भाग यहां लिया ए एम, ये वाला, तो नीचे कौन सा आ गया? ये आ गया आपका समलंब वाला भाग एम बी, बराबर यहां क्या लिखेंगे? ए एल बटा यहां ले लिया हमने समलंब वाला भाग एल सी। और दूसरा तरीका ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि सवाल में आपको या थोड़ा सा इसके विपरीत, आप जैसा है वैसा नहीं लिखना है। यदि ऐसा लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ा सा अधिक सॉल्व करना पड़ता है। शुरू से ही आपको पता चल जाए कि इसको इस प्रकार से नहीं लिख करके हमको इस प्रकार से लिखना है, तो वो बेहतर हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब की बार में हमने त्रिभुज की दोनों भुजाएं ऊपर लिखी तो दोनों ऊपर लिखी, और समलंब की दोनों नीचे आ गई। अब की बार में हम समलंब वाली ऊपर भी लिख सकते हैं, एम बी, ये वाला भाग लिया, ये वाला तो नीचे आ जाएगा आपके पास में ए एल, बराबर यहां देखिए यहां वाला ये जो समलंब वाला भाग है एल सी, वो आपने ऊपर लिया, क्योंकि अब की बार पहले हम त्रिभुज के लिए थे, अब की बार में हम समलंब के दोनों भाग ऊपर ले रहे हैं, तो ये त्रिभुज वाला आपके नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये वाला और ये वाला दोनों लिख सकते हैं। अब की बार में, अब इस सवाल में हम इसका उपयोग करेंगे। इसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। इसको इस तरह से लिखने से हमको थोड़ी सवाल में प्रॉब्लम होती है, और वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी हम ये वाला तरीका, ये जो समलंब वाला भाग है वो इसको ऊपर लिखेंगे और त्रिभुज वाले भागों को हम नीचे लिखेंगे। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। ये आकृति बना दी, और अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको। देखिए फिर वही बात लिखेंगे कि हल के वक्त में क्या लिखेंगे? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आपके पास में आ गया? ए बी सी में आपको दे रखा है एल एम समानांतर सी बी।
अतः यदि ये दोनों रेखाएं आपकी क्या है, समानांतर, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए मैं ये समलंब वाला भाग ले रहा हूं, इसको लिखेंगे हम एम बी, ये समलंब वाला भाग नीचे लिया तो ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ए एम, त्रिभुज वाला भाग। यहां फिर यहां ये नीचे समलंब वाला लिया तो यहां पर भी हम समलंब वाला ही ऊपर लेंगे, एल सी बटा ए एल, ऐसा लिख दिया। क्यों लिखा? ये दे रखा था, हमको दिया है, ये हमको दे रखा है तो हमको पता है थेल्स प्रमेय में 6.1 में यदि ये रेखाएं समानांतर है तो ये दोनों अनुपात में हो जाएंगे, इसलिए लिखेंगे। तो यहां क्यों लिखा था, आप लिखेंगे 6.1 प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, किसी से भी आप इसको लिखा सकते हो। हम लिखेंगे 6.1 प्रमेय के कारण हम इसको ऐसा लिख दिया, ये दिया था तो हमने ये लिख दिया। ये काम हमारे पास में आ गया यहां पर इस प्रकार से। पर अब आप देखिए यहां पर मुझे ए एम बटा ए बी लाना था, ए बी लाना था, यहां पर ये दो दो टुकड़े आ रहे हैं, तो मेरे को अब ये जो आपका ए बी लाना है, मेरे को यहां पर क्या लाना है, ए बी लाना है। यहां पर ए बी कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसमें से कोई भी जो आपको प्रूव करना है वो कोई चीज यहां नहीं दिख रही है। तो अब यहां पर थोड़ा सा ये बात आ जाती है कि इसको हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हमको एक प्रक्रिया और करनी पड़ेगी, ये दिया था जिसकी वजह से हमने ये लिख दिया। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर ये दोनों देखिए समीकरण के रूप में ये दोनों बराबर है। बराबर का मतलब यदि आपके पास में दो तराजू हैं, ये वाले ये बराबर है, तो यहां ये तराजू भले 500-500 किलो के हों या 25-25 किलो के हों, यदि ये बराबर है तो इसमें कोई भी चीज बराबर तोली जा सकती है। इसको यदि कुछ बड़ा भी दिया जाए, यदि यहां ये तराजू मान लो अभी 5 किलो का 1 किलो बढ़ा दे तो 6 किलो हो गया, तो ये भी 5 किलो का ही होगा, तभी तो बराबर होंगे तराजू। और इसमें 1 किलो बढ़ाने पर ये अब 6-6 किलो के होंगे। पर इस तराजू के पलड़ों में अभी भी कोई फर्क नहीं आया, बराबर हो गए, इसमें कोई चीज तोल सकते हैं। तो कहने का मतलब जब भी हमारे पास इस प्रकार के समीकरण होते हैं तो इसमें हम कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, कोई संख्या घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं आता है। और यदि गहराई से समझना तो मैं कभी इस पर बात करूंगा। तो आप जब भी आपका इस समीकरण है तो इसमें आप कभी कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें एक जोड़ते हैं इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए। देखिए यहां लिखेंगे एम बी बटा ए एम प्लस 1, एक जोड़ दिया इसमें, तो यहां 1/1 भी लिख सकते हैं, बराबर इसमें जोड़ा तो इसमें भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे एल सी बटा ए एल प्लस 1। अभी इस समीकरण में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो फिर इसको भी लिख सकते हैं 1/1। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या आ गया, यहां ए एम का एम में भाग दिया, 1 आया, 1 में एम बी का गुणा किया तो यहां आ गया एम बी, प्लस 1 का ए एम में भाग दिया, आया ए एम में 1 का गुणा किया तो ए एम। ये तो आपको आना ही चाहिए कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए। अब इस प्रकार की स्थिति यहां उत्पन्न हुई, ये वाला हो गया, ये इस प्रकार से बराबर। यहां देखिए ए एल और यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास में एलसीएम आ गया ए एल में एल का भाग दिया 1 और 1 में एलसी का गुणा किया तो एलसी, प्लस 1 में ए एल का भाग दिया तो ए एल आया, ए एल में 1 का गुणा किया तो ए एल। अब देखिए इससे क्या हुआ, आप इस सवाल में देखिए, ये जो रेखा है आपकी एम एल है वो ए बी को 2 भागों में बांट रही है। तो यह देखिए यहां एम बी और ए एम बी और ए एम मिलकर के आपकी कौन सी रेखा बनेंगे, ए बी। अब देखिए ये दोनों रेखा बनी है वो कैसे, ए बी के जो टुकड़े हैं, ए बी का ही एम एल 2 टुकड़े करके ए बी को तो 2 भागों में लिखवा रहा है। कैसे लिखवा रहा है, ए बी किसके बराबर में, ए एम प्लस एम बी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। यदि ये दोनों टुकड़े जुड़ जाएंगे तो क्या कौन सी रेखा बन जाएगी, बड़ी रेखा बन जाएगी आपके पास में ए बी। तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास में, इन दोनों को जोड़ने पर ए बी बटा नीचे लिखेंगे ए एम। ये सब किया हमको, यहां ए बी लाना था, इसलिए बराबर। यहां देखिए ए एल और एल सी दोनों जुड़ गए यहां पर, तो क्या बनेगा ए सी। तो इन दोनों के बदले में लिख सकते हैं हम ए सी बटा ए एल। ये इस प्रकार से आ गया। अब ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1। पर इससे लिखने से पहले यहां देखिए, यहां पर भी आप देखोगे तो ए बी नीचे आ रहा है, जबकि
यहाँ ए बी ऊपर आ रहा है, उसको कैसे सही करेंगे? तो हमको पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार की जब संख्या आती है, बराबर में समीकरण आता है, तो हम इसका क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या कह दीजिए वज्र गुणा कह दीजिए, तो हम एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, यहां आप लिख सकते हो वज्र गुणा केची गुणा करने पर क्या हो जाएगा? केची गुणा करेंगे तो यहां देखिए ये वाली स्थिति कैसे हो जाएगी। यहां आप देखेंगे तो यहां वाली स्थिति में आपका क्या आएगा? बराबर में, तो आप देखिए इन दोनों का गुणा होगा तो यहां आ जाएगा ए बी इंटू ए एल, इन दोनों का गुणा करने पर ये, और यहां आ जाएगा ए एम बराबर में आ जाएगा ए एम इंटू ए सी, ये दोनों का गुणा हो गया। इसको कभी कभी डॉट से भी दिखाते, ए बी डॉट ए एल आपके गुणे में इस तरीके से। अब आपको क्या करना है? इस तरह की सिचुएशन पैदा करनी है, तो आप देखिए इस प्रकार की सिचुएशन के लिए क्या करेंगे? यहां आपको यहां से ध्यान देना कि इस प्रकार का ए बी कहां आना चाहिए और इसके नीचे क्या आना चाहिए? ए एम कहां आना चाहिए? ऊपर। तो यहां ए एम ऊपर है, तो आप यहां पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे? यहां वाला ए बी है वो यहां ले जाएंगे, क्योंकि ये गुणे में है, तो ए एम के नीचे यहां वाले पर, ये गुणे में दोनों, तो ए बी कहां आ जाएगा? ए बी आपके इसके नीचे आ जाएगा, ए एम के नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुणे में तो यहां आ गया भाग में ए बी, तो ये बन गया ए एम बटा ए बी। अब देखिए यहां क्या बचा आपके पास में? ए एल, क्या बचा? ए एल, आप इसको रहने दीजिए ए एल, ए एम तो यहां रह गया, ए सी ये भी गुणे में, तो यहां करके किसमें चला जाएगा? भाग में, तो ये बन जाएगा ए सी। इस प्रकार से आपका ये हो गया समीकरण नंबर 1। यही तरीका आपको अब दूसरा जो आपका त्रिभुज बनेगा उसमें ये देखिए ए सी डी, उसमें उपयोग करना है। तो देखिए यहां क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए सी डी में क्या दे रखा है? ये दोनों रेखा आपको दे रखी है, इस प्रकार की आकृति आप बना दीजिए चाहे तो। एल एन समानांतर सी डी, ये आपको दिया है, तो फिर आप क्या लिख सकते हो? अतः अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, यहां पर जो समझा दिया आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए। अब चाहे तो आप पहली बार अगर समझ में नहीं आया तो वापस यहां पर ये बना दीजिए थोड़ी सी आकृति। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ए सी डी, ए सी डी, और यहां देखिए एडी पर कौन सा बिंदु है? एडी पर एन बिंदु है, एडी पर आप बना दीजिए यहां एन बिंदु, और ए सी पर कौन सा है बिंदु? एल बिंदु, तो आप बना दीजिए यहां एल बिंदु। अब आप कह सकते हो, क्योंकि ये दिया है तो आप क्या कह सकते हो? ये आपको दे रखा है तो यहां लिख सकते हो, ये दोनों रेखाओं की वजह से मैंने क्या कहा, यहां हम लेंगे नीचे वाला पार्ट, ये वाला, तो यहां लिखेंगे एन डी बटा ए एन बराबर, यहां समलंब वाला भाग लिया तो यहां वाला भी समलंब वाला भाग लेंगे, यहां लेंगे एल सी बटा ए एल, ये वाला हो गया आपके पास में। क्यों लिखा? तो कारण है 6.1 प्रमेय से, यदि ये दोनों रेखा समानांतर है तो ये समानानुपात में बांटती है, तो 6.1 प्रमेय से ये हो गया। अब क्या करेंगे? इस दोनों में एक जोड़ देंगे, तो एन डी बटा ए एन प्लस 1 बटा 1 कर दो, यहां चाहो तो एक अकेला जोड़ रहे या 1 बटा 1 जोड़ रहे, कोई फर्क नहीं है, प्लस 1 बटा 1 बराबर एल सी बटा ए एल, क्योंकि इसमें एक जोड़ा तो इस समीकरण में भी आपको एक जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने पर यहां क्या आ गया आपके पास में? यहां आ गया आपके पास में यहां पर ए एन में एन का भाग दिया एक आया, यहां आ गया एन डी, प्लस एक में एक का भाग दिया तो ए एन आया और यहां हो गया ए एन बराबर, यहां देखिए यहां आ गया आपका पास में एलसीएम ए एल में एल का भाग दिया एक आया, यहां बन गया एल सी, और एक में दिया था ए एल प्लस ये हो गया ए एल। अब देखिए यहां से क्या बन रहा है? ऐसा हल करने पर हमारे पास में क्या आ रहा है? एन, देखिए एन डी और ए एन, एन डी और ए एन जुड़ करके कौन सी रेखा बनेगी? एडी। तो अब आप यहां देखिए ये बन गया हमारे पास में एडी, आप लिखिए एडी बटा ए एन बराबर, यहां देखिए एल सी ये वाला और ए एल, ये दोनों जुड़ करके क्या बन गया आपके पास में? ए और एल सी जुड़ करके क्या बन गया? ए सी, आपने लिखा ए सी बटा ए एल। अब मेरे को क्या लाना है यहां पर? देखिए
यहाँ वाला ये वाला तो कर दिया, अब लाना है ए एन बटा एडी का। आ रहा क्या, ए एन नीचे आ रहा है, एडी ऊपर आ रहा है, मेरे को इसको वापस ए एन को ऊपर ले जाना और एडी को नीचे रखना है। अब कैसे करेंगे, इसको उसी प्रकार से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर होगा ए एन और ए सी का होगा तो क्या होगा ए एन, और इस प्रकार से भी गुणे को इस प्रकार लिखते हैं डॉट लगा करके, डॉट ए सी बराबर यहां से लिख सकते हो ए एल डॉट ए डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस स्थिति में क्या हुआ, यहां इस स्थिति में आप देख सकते हो, अब आपको ये वाली स्थिति उत्पन्न करनी है, ए एन है तो ए डी मल्टीप्लाई में यहां आ गया तो ये हो जाएगा ए एन बटा ए डी बराबर यहां कौन सा बचा आपके पास में, ए एल बचा हुआ, ए एल ये मल्टीप्लाई में ए सी यहां चला जाएगा नीचे ए सी। ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड समीकरण में देखिए ए एल और ए सी यहां पर भी है, ए एल और ए सी यहां पर भी है, तो ये दोनों इसमें कॉमन आ रहे हैं और ये दोनों ये वाला इसके बराबर भी है और ये वाला इसके बराबर भी है। अतः हम लिख सकते हैं ए एम, यहां लिखेंगे आप, यहां नहीं दिख रहा हो मैं यहां थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, इस वाले पार्ट को यहां लिख देता हूं, यहां नहीं दिखता, तो ये दोनों हो गए आपके पास में समीकरण 2 और ये हो गया आपके पास में समीकरण 1। इसमें कॉमन कौन सा आ गया, ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी इसमें भी, तो ये वाला और ये वाला आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां लिखेंगे यही वाली बात अब आपके पास में आराम से आ गई, ए एम बटा ए बी बराबर हो गया ए एन, देखिए यहां पर ए एन बटा ए डी। और पहले समझा चुका कि बराबर क्यों होते हैं, तो वो पहले वाली बात की थी वैसे ही, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, ए एल बटा ए सी इसमें भी, ए एल बटा ए सी इसमें भी है, ये शाम है तो ये भी शाम है, ये राम के बराबर है और ये शाम मोहन के बराबर है, राम और मोहन भी बराबर हो गए, इसीलिए यहां पर लिख दिया। यहां लिखेंगे इति सिद्धम। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। ये दोनों ही विधियों से आप सवाल को हल कर सकते हैं, पहले वाली विधि मेरे हिसाब से थोड़ी उपयुक्त रहेगी, तो आप इसको कर सकते हैं। और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। इसी प्रकार से हम सवालों को हल करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।